टीला प्रणाम एंड डीजेफ नमस्कार। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन द सेंस कि आज हम लोग ये सीखेंगे इफ यू वांट टू बिकम अ पावर कंसल्टेंट तो आप कैसे बन सकते हैं, उनके लिए क्या क्या आपको स्किल्स आनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको अपनी कंपनी में एनर्जी मैनेजमेंट करना है तो ये एनर्जी मैनेजमेंट किस तरह से वर्क करता है ये भी हम लोग सीखेंगे। नंबर थ्री, वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि टैरिफ या लैंडेड कॉस्ट। सो इफ देर इज अ लार्ज फैक्ट्री, देर इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वहां की जो लैंडेड कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो कैलकुलेट कैसे करी जा सकती है। सो and if you are planning that after working in the power sector for a long time, after retirement you are planning that you will become an energy consultant or power consultant to an organization where you can do energy management, so this session will become very important. All taxes, all tariffs, all charges will be discussed and we will take a case study, and उस केस स्टडी से हम लोग ये सोच डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि टैरिफ्स कैसे, हाउ डू वी अराइव एट लैंडेड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, सो लेट अस अज्यूम कि आपको एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पावर कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई जितनी भी हमारी एनर्जी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है या कितनी एनर्जी चाहिए उसका प्लानिंग आप करेंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया जाता है कि यू हैव टू बाय लॉट ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ अ नेट जीरो कंपनी। तो लेट अस टेक अ एग्जांपल। सो अभी एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है नोएडा में, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जिसका नाम है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें टोटल 8 रनवेज आर प्रपोज्ड, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 4 फेजेस में ये बनेगा, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। इसका आपको कंसल्टेंट बनाया जाता है कि पावर कंसल्टेंट आप हैं, एंड फिर आपको बोला जाता है कि भाई जितनी भी रिक्वायरमेंट है पावर की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस एयरपोर्ट पे जितनी है, यू हैव टू प्लान इट आउट। तो आप कैसे करेंगे? सो जो 8 रनवे बनेंगे, अल्टीमेटली 2030 तक 95 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस एयरपोर्ट, एंड बाय 2040 जब चारों के चारों 8 रनवेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 250 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब 250 मेगावाट्स की जब रिक्वायरमेंट होगी 1940 तक, तो आपको अभी से प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। सो लेट अस अज्यूम, कीपिंग इन व्यू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गिवन टू यू, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने डिसाइड करा कि मैं 100 मेगावाट का प्रोक्योरमेंट करूंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से फ्रॉम उत्तराखंड, ग्रीन एनर्जी। 50 मेगावाट्स का सोलर कैप्टिव पावर प्लांट वहीं एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में वी विल इंस्टॉल। Third, 100 megawatts of electricity we will purchase from DISCOM, and the DISCOM is NPCL, Noida Power Corporation Limited, और भी कोई हो सकती है। So पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम भी हो सकती है। All right, and you have to also coordinate with उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। All right, so ये आपका स्ट्रक्चर है। तो एज अ कंसल्टेंट आप एक काम करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे इंडिया में और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। So what, सबसे पहले you go to Cochin International Airport. So Cochin International Airport is the world's first solar airport. First, इसको वो भी कुछ वो बोलते हैं कि it is the first power neutral airport. So 12 megawatts का 12 plus 1 मतलब 13 megawatts का उन्होंने behind the meter captive power plant लगाया है, and 100% of the energy comes from those captive power plant. So one example is that of Cochin International Airport, जहां पे उन्होंने सोलर पूरा 100% कर लिया है। सेकेंड, जो आप देखोगे प्रैक्टिस, वो बोलोगे चलिए एक काम करते हैं, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखते हैं। सो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है पावर की, इट इज अज्यूम कि 126 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब 4, बिकॉज 4 रनवेज आर ऑलरेडी ऑपरेशनल। So 6% of the solar, they have on-site power plant or behind the meter or captive power plant. So they procure from solar energy. 94% of the electricity comes from a hydro power plant
फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ऑल राइट, एंड इस 94% हाइड्रो हिमाचल प्रदेश से आ रही है और 6% सोलर का उन्होंने बिहाइंड द मीटर कैप्टिव पावर प्लांट लगा रखा है, तो 100% electricity becomes you say renewable energy, net zero. So they are saying कि we will achieve net zero by 2030. All right, so let us take another. We are seeing कि since we have to do power management for Noida International Airport या Xavier Airport, so हम लोग अभी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, दैट वी आर रिव्यूइंग एक्चुअली. So then you go to Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaja International Airport. So 95% of the power comes from hydro and wind and 5% of the power comes from solar. इनका टारगेट ये है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2029. Okay. In Delhi there is another example, Delhi Metro Rail Corporation infrastructure project. So Delhi Metro Rail Corporation decided that we want to become world's first green metro. और उस ग्रीन मेट्रो बनने के लिए उनको सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए थी, और उसी समय एक सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट्स का सोलर पावर प्लांट बन रहा था रीवा में, which is called Riva Ultra Mega Solar Project. So they did a power purchase agreement with RUMS, Riva Ultra Mega Solar Power Project, and they are procuring around 90 plus megawatts of electricity for Delhi Metro Rail Corporation. अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जब ट्रांसपोर्ट हो रही है, चाहे रीवा से लेके दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तक या दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिमाचल प्रदेश से भी प्रोक्योर हो रही है इलेक्ट्रिसिटी और बिहाइंड द मीटर कैप्टिव पावर प्लांट लगा है, फिर कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज ऑन साइट. लेकिन भाई उनको बैंकिंग चाहिए ना, सोलर इज अवेलेबल फॉर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोलर इज अवेलेबल इन द डे टाइम, रात में भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो क्या करते हैं? What is the meaning of banking? So all these aspects we will discuss now. So जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जहां पे हम लोगों को कंसल्टेंट बनाया गया है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई 8 रनवे के साथ 250 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड बाय 2040. एंड व्हाट यू हैव डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, 100 मेगावाट्स हाइड्रो पावर से ले लेते हैं फ्रॉम उत्तराखंड, और 100 मेगावाट्स हम लोग ले लेते हैं एनपीसीएल डिस्कॉम से ले लेते हैं, और 50 मेगावाट्स हम सोलर का कैप्टिव पावर प्लांट लगा लेते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. अब इश्यू ये आता है कि उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेशंस है या कॉस्ट नेगोशिएशंस है वो किस तरह से करना है. सो वन बाय वन वी विल एज अ चेकलिस्ट वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट. सो सबसे पहले जो आप कॉस्ट निकालोगे वो है एनर्जी चार्जेस, नंबर फर्स्ट. So for example, अगर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बोला है कि फ्रॉम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट आई विल टेक इलेक्ट्रिसिटी, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द एनर्जी चार्जेस व्हिच विल बी पेड टू रूम्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट. अब एनर्जी चार्जेस कहां से आते हैं? एनर्जी चार्जेस टैरिफ से आते हैं. टैरिफ किस तरह से डिटरमाइंड होता है? टैरिफ, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट वेज ऑफ डिटरमाइनिंग टैरिफ. अभी जितने भी 5 तरीके हैं टैरिफ अराइव होने के, वो नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग. एक तो होता है टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन, सेक्शन 62 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे वॉट एवर एक्सपेंसेस द डिस्कॉम विल डू, उसका एक रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, वो जाके रेगुलेटरी कमीशन को देती है, एंड द रेगुलेटरी कमीशन डिटरमाइंस द टैरिफ व्हिच इज कॉल्ड टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन. दूसरा होता है टैरिफ बाय अडॉप्शन और टैरिफ बाय बिडिंग. In case of tariff by bidding, there is open competitive bidding. Open competitive bidding is held as per the guidelines by the central government, and उस open competitive bidding में जो प्राइस डिस्कवरी होती है, उस प्राइस डिस्कवरी वही टैरिफ होता है, वो टैरिफ आप जाकर के रेगुलेटरी कमीशन को बता देते हो. तीसरा है टैरिफ बाय कॉन्ट्रैक्ट. तो टैरिफ बाय कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर 2 प्राइवेट पार्टीज. One private party is willing to sell in X rupees and one other private party is willing to buy power in that X rupees. So section 49 of the Electricity Act. इस केस में अगर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट से डीएमआरसी एनर्जी चार्जेस कैलकुलेट करना चाहती है, एनर्जी चार्जेस जानना चाहते हैं आप एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पावर कंसल्टेंट, तो आप जाओगे सेक्शन 63 में टैरिफ
बाय बिडिंग, क्योंकि वहां पे ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई थी। ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी, दैट इज द टैरिफ, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पावर परचेज एग्रीमेंट। लेकिन अगर दो प्राइवेट एंटिटी होती तो आप दूसरे में चले जाते, तो टैरिफ बाय कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप नेगोशिएट करते। तो फर्स्ट थिंग आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, व्हाट इज एनर्जी चार्जेस। और जब आप एनर्जी चार्जेस आइडेंटिफाई करते हो, उसको एक दूसरी लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल पार्ट टैरिफ। सो आज के बाद सिंगल पार्ट टैरिफ से आप कंफ्यूज मत होना। सिंगल पार्ट टैरिफ इज अ सिंपल टैरिफ, बस सिर्फ एनर्जी चार्जेस बता दिया, पूरा होलसेल उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया इतने यूनिट आपको पर यूनिट, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच यू हैव टू पे, दैट्स इट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल पार्ट टैरिफ। ऑल राइट। लेकिन आपके केस में जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो 100 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसमें तो टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन हो गया। लेकिन जो डिस्कॉम से आप पावर परचेज कर रहे हैं, जो चाहे वो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हो, चाहे वो एनपीसीएल हो, नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, तो उनके पास कुछ कुछ जो पावर है वो थर्मल पावर आ रही होगी। थर्मल स्टेशन से कि भाई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, बट इफ द प्राइसेस ऑफ कोल आर राइजिंग, देन आई विल हैव टू इंक्रीज द टैरिफ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन है पावर सेक्टर में या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में है प्रोविजन, एंड इस प्रोविजन को हम कहते हैं फ्यूल सरचार्ज। सो इन केस यू आर टेकिंग पावर फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट, देन फ्यूल सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में प्रोवाइडेड है कि जब भी प्राइसेस ऑफ द कोल आर राइजिंग और दे आर डिक्रीजिंग, सिमिलरली फ्यूल सरचार्ज कम ज्यादा हो सकता है। तो सेकेंड कंपोनेंट, तो सबसे पहले आपने एनर्जी चार्जेस कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड कंपोनेंट आपने फ्यूल सरचार्ज कर लिया। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बिल्स में अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। इसको कभी कभी बुलाया जाता है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस, कभी बुलाया जाता है फ्यूल सरचार्ज, वो एक ही चीज है। ऑल राइट। तो सेकेंड कंपोनेंट इज फ्यूल सरचार्ज। जब किसी भी पावर के टैरिफ में या पावर स्ट्रक्चर में या पावर मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में जब ये दो चार्जेस आ जाते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं टू पार्ट टैरिफ। सो टू पार्ट टैरिफ से भी आप कंफ्यूज मत होना। अगर सिर्फ एनर्जी चार्जेस सिंगल चार्ज की बात हो रही है, तो आप बोलो इट इज अ वन पार्ट टैरिफ, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, काम खत्म है। लेकिन अगर आपके फ्यूल सरचार्ज भी आ गया या पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस भी आ गए, तो ये हो गया टू पार्ट टैरिफ। अब टू पार्ट टैरिफ बोलने का भी एक रीजन है कि जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है एनर्जी चार्जेस, वो जनरली पूरे एक साल तक कॉमन रहता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर तक सेम रहेगा वो। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये कहता है कि इन वन फाइनेंशियल ईयर एक ही बार रिव्यू होगा टैरिफ का। अगर टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन है, तो एक बार जो टैरिफ बन गया वो एक साल तक चलना ही चलना है, कोई चेंज नहीं करना है उसको। अगले साल फिर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स देन इट विल चेंज। लेकिन एक एक्सेप्शन कार्व आउट करा गया है। एक्सेप्शन कार्व आउट किस लिए करा गया है? फ्यूल सरचार्ज के लिए करा गया है। फ्यूल सरचार्ज में डिस्क्रिशन दिया गया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कि कितने कितने महीने के बाद वो फ्यूल सरचार्ज या पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस इंपोज कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेट में 2 बार हो सकता है, हर 6-6 महीने में। कुछ स्टेट में 3 बार हो सकता है, कुछ स्टेट में 4 बार हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटरी कमीशन। रेगुलेटरी कमीशन कैन ऑल्सो डिसाइड कि हर महीने हो जाएगा। ऑल राइट। पर जनरली ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 3-3 महीने के लिए होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि 3 टाइम्स इट विल बी रिवाइज्ड। ऑल राइट। सो सेकेंड कॉम्पोनेंट विच यू हैव टू सी के फ्यूल सरचार्ज, दिस इज द चेकलिस्ट विच आई एम टेलिंग यू। सो आप अपना नोट कर लीजिए। सबसे पहले एनर्जी चार्जेस आपको देखना है, सेकेंड आपको फ्यूल सरचार्ज देखना है, और इसीलिए मैं सेक्शंस भी आपको बताता जा रहा हूं, जिससे कि आपको जो फर्दर रिसर्च करनी, जब आप कंसल्टेंसी देंगे और आपको फर्दर रिसर्च करनी पड़ेगी, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे कि मेरे को कहां जाना है। ऑल राइट। सो एनर्जी चार्जेस की जब बात आती है तो सेक्शन 62, सेक्शन 63, सेक्शन 49, 3 सेक्शंस। जब फ्यूल सरचार्ज की बात आती है तो सेक्शन 62 ब्रैकेट में सबसेक्शन 4 लिख दीजिए। ये हो गया फ्यूल सेकेंड। अब इससे क्या बात खत्म हो जाती है? नो।
You have to also consider a third aspect. ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए देर चित्रगुप्त का अपॉइंटमेंट हुआ है। चित्रगुप्त मतलब जो लेखा जोखा रखता है पावर सेक्टर का, इसको बोलते हैं हम लोड डिस्पैच सेंटर। ये पावर सेक्टर में इट हैज टू कीप ट्रैक कि हर 15 मिनट में कोई जनरेटिंग स्टेशन कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट कर रहा है या कोई लोड सेंटर कितनी इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ कर रहा है। ऑल राइट। एंड इस जो लोड डिस्पैच सेंटर का काम मतलब इट इज अ डिटेल्ड अकाउंटिंग ऑफ द पावर सेक्टर। अब इस डिटेल्ड अकाउंटिंग में बहुत सारे अकाउंट्स उसको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। सो जैसे एग्जांपल के लिए दे हैव टू मेंटेन अ कंजेशन चार्जेस अकाउंट्स, दे हैव टू मेंटेन डीएसएम जिसको हम बोलते हैं डिविएशन सेटलमेंट मैनेजमेंट अकाउंट, इसको उनको रीजनल एनर्जी अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, इनको रीजनल ट्रांसमिशन डिविएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, इनको रिएक्टिव एनर्जी चार्जेस अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, इनको कंप्यूटेशन करना पड़ता है कि आईएसटीएस लॉसेस कितने हो रहे हैं। जब इतने सारे अकाउंट्स स्टेट लोड dispatch center I am saying it, when I am saying load dispatch center it means state load dispatch center, regional load dispatch center, national load dispatch center together. So when load dispatch center has to maintain so many accounts, you have to pay certain charges to them, and those charges are called scheduling and system operating charges. So when you pay scheduling and system operating charges, accounting fees, then they maintain all these. And remember कि पावर सेक्टर इज अ रेगुलेटेड एंटिटी, तो कोई भी चार्ज अपने मन से कोई नहीं लगा सकता। All charges, all fees have to be approved by the Independent Regulatory Commission. And when I say Independent Regulatory Commission, Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commission, or Joint Electricity Regulatory Commission. So third component of power management or power consultancy will be scheduling and system operating charges. All right. अब आपने पावर प्रोक्योरमेंट के लिए एनर्जी चार्जेस भी देख लिए, साथ में आपने फ्यूल सरचार्ज भी देख लिया, आपने सिस्टम एंड शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस भी देख लिए, पर आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर उत्तराखंड से आप जेवर एयरपोर्ट तक अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आइदर अ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन विल बी देयर और इंट्रा स्टेट, या फिर जो उत्तर प्रदेश की जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है उससे यूपीपीटीसीएल को आपको एंगेज करना पड़ेगा। Whoever is transporting electrons for you, you have to pay certain charges to them, and these charges are called transmission charges. So next fourth component which you have to see is what are transmission charges. Transmission charges, अब ट्रांसमिशन चार्जेस अराइव कैसे होते हैं? ट्रांसमिशन चार्जेस भी दो तरह से अराइव होते हैं। ट्रांसमिशन चार्जेस के लिए और कोई तरीका नहीं है। Number first way of arriving at transmission charges is regulatory tariff mechanism. So जो ट्रांसमिशन कंपनी है वो भी जिस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और जनरेटिंग कंपनी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट या बही खाता लेके रेगुलेटरी कमीशन के पास जा रही है, सिमिलरली जो ट्रांसमिशन कंपनी है इट ऑल्सो गोज टू द रेगुलेटरी कमीशन एंड कि भाई अगले साल का हमारा बही खाता ये है और हमारी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट अगले साल ये है, इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दीजिए और हमारा टैरिफ डिटरमाइन कर दीजिए, ट्रांसमिशन चार्जेस डिटरमाइन कर दीजिए। सो सेक्शन 62 में ट्रांसमिशन चार्जेस आर डिटरमाइंड। देयर आर सेकंड मेथड आल्सो ऑफ अराइविंग एट अ ट्रांसमिशन चार्जेस, इसको बोलते हैं टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। Section 63 of the Electricity Act provides for tariff based competitive bidding. 2007 में गाइडलाइंस बनी थी टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग की। अंडर दोज गाइडलाइंस जब भी नई ट्रांसमिशन लाइंस लगती है तो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है एंड प्राइस डिस्कवरी इज अराइव्ड एट दैट व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन चार्जेस। सो ये दो मेथड्स हो गए। दीज आर रिटन इन ट्रांसमिशन एग्रीमेंट, इनको एज इट इज उठा के ट्रांसमिशन एग्रीमेंट में लिख लिया जाता है। तो फोर्थ स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाइंग ट्रांसमिशन चार्जेस। लेकिन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड देयर विल बी सर्टेन लॉसेस। हु विल बियर दोज लॉसेस? समबडी हैज टू बियर द लॉसेस। अगर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट में या पावर परचेज एग्रीमेंट में
लिखा है कुछ तो वो बियर करेगा चार्ज। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है देन द बायर विल बियर द चार्जेस। दिस इज अ थंब रूल। बट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइंस के लिए जो सीईआरसी कनेक्टिविटी रेगुलेशंस 2009 है वो प्रोवाइड करती है कि जो बायर है इन जनरल दे विल अज्यूम, दो जो भी सीटीयू है जो भी कलेक्ट कर रही है वो अज्यूम करेगा कि बायर विल बियर द चार्जेस। पर लेकिन अगर आपने पावर परचेज एग्रीमेंट में या ट्रांसमिशन एग्रीमेंट में उल्टा लिख दिया रिवर्स कि भाई जनरेटिंग कंपनी से आपके पीपीए है, जनरेटिंग कंपनी और के साथ आपने पीपीए करा और पीपीए में लिखा है कि जनरेटिंग कंपनी विल बियर द ट्रांसमिशन चार्जेस, देन जनरली क्या है डिस्कॉम क्या है फिर एक बिल रेस कर देता है ट्रांसमिशन का। ऑल राइट। सिमिलरली जो सॉरी ट्रांसमिशन लॉसेस का, सो ट्रांसमिशन चार्जेस के लिए भी ऐसे ही है, लेकिन ट्रांसमिशन लॉसेस के लिए भी सेम प्रोविजन है कि ट्रांसमिशन लॉसेस जो है वो जनरली जो बायर है वो बियर करेगा, पर अगर रिवर्स उल्टा लिखा है तो ट्रांसमिशन लॉसेस विल बी बोर्न बाय द जनरेटिंग कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी और हुएवर इज राइटिंग दोस एग्रीमेंट्स। ऑल राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट, पूरे इंडिया में बहुत सारे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइंस है, ठीक है। ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोड डिस्पैच सेंटर somebody has to calculate it कि कितना किस ट्रांसमिशन लाइन को, क्योंकि आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन से कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं, तो वो किसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके किसी को बिल भेजना पड़ेगा, बिल भेज के कलेक्शन करना पड़ेगा, कलेक्शन करने के बाद जो अप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन लाइन है जिसने ट्रांसमिशन करी है इलेक्ट्रॉन्स की वहां पे बिल पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक नोडल एजेंसी बना दी गई है जो ये सारा काम करेगी, और उस नोडल एजेंसी फॉर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइंस, उस नोडल एजेंसी का नाम है सीटीयू, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी। सो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी will take data from regional load dispatch center, national load dispatch center, calculate कि किस किस ट्रांसमिशन लाइन, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हुआ है, किस किस इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन को कितना कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए, ट्रांसमिशन चार्जेस मिलना चाहिए, और उनसे उतने के उतने बिल लेकर के एंड दे विल कलेक्ट एंड दे विल पे। अब जब सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी इसको कलेक्ट कर रही है, कैलकुलेशन कर रही है, फिर पे कर रही है, तो इट इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, सम फीस हैज टू बी पेड टू देम। दिस फीस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्रांसमिशन चार्जेस, दैट हैज टू बी पेड टू सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी। सिक्स्थ आइटम है हमारा। ऑल राइट। अब लेट अस अज्यूम कि उत्तराखंड से जेवर एयरपोर्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपकी पावर ग्रिड की लाइंस, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन और मे बी स्टेट ट्रांसमिशन लाइंस का यूटिलाइजेशन करा गया। अल्टीमेटली इट रीचेस द डिस्कॉम, तो वेदर इट इज एनपीसीएल, वेदर इट इज जो भी, क्योंकि अभी एंटिटीज क्लियर नहीं है बिकॉज इट इज अ न्यू प्रोजेक्ट, अब ऑपरेशनल होगा 5-6 महीने में, तो वेदर इट इज पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और डिस्कॉम जिसे कहते हैं एनपीसीएल, last mile connectivity is being provided by NPCL, Discom. So NPCL will say कि भाई I am providing last mile connectivity to the international airport, and they are using my wires, Discom के wires to transport electrons, some charges should be paid to me. Similarly रीवा से अगर interstate transmission lines या फिर वहां से अगर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी तो NCR एरिया तक तो आ गई। दिल्ली में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो यहाँ का डिस्कॉम, जो बीएसईएस यमुना, बीएसईएस राजधानी, टाटा पावर, जो भी डिस्कॉम है, दैट विल गिव लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। सो द डिस्कॉम विल से कि यू आर यूटिलाइजिंग माय वायर्स, यू शुड पे समथिंग टू मी आल्सो बिकॉज आई एम मेंटेनिंग दोज वायर्स, एंड दोज चार्जेस आर कॉल्ड व्हीलिंग चार्जेस। समटाइम्स you call it also distribution transmission charges. So next component, seventh component, you have to identify what is the wheeling charges, yeah, distribution transmission charges, that also has to be paid. वो अपने मैनेजमेंट में, कंसल्टेंसी में आ जाना चाहिए क्लियरली। ऑल राइट।
वहां पे लॉसेस भी होंगे। तो एथ कंपोनेंट है लॉसेस का, व्हीलिंग लॉसेस। व्हीलिंग लॉसेस में भी सेम फंडामेंटल है, हुएवर इज बायर ही विल बियर द व्हीलिंग लॉसेस। लेकिन अगर एग्रीमेंट में रिवर्स लिखा है तो रिवर्स भी है। ओके, नाइन्थ कंपोनेंट यू हैव टू सी जीएसटी, whether GST is applicable or not. So 2016 में जब जीएसटी एक्ट आया था उसके बाद बड़ा कंफ्यूजन था कि जीएसटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे लगेगा कि नहीं लगेगा। अल्टीमेटली 2017 में नोटिफिकेशन निकाला गया, नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017। उसमें यह क्लियर करा गया कि जीएसटी इज एप्लीकेबल इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर एंट्री 25। However, GST will remain nil till further orders. So आज की तारीख में GST is applicable in distribution and transmission, पर वो उसकी जो वैल्यू है वो निल है, NIL। अब वैल्यू निल है तो आपको सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल करना है निल का, दैट्स इट, पे नहीं करना है। तो नाइन्थ कंपोनेंट यू हैव टू से जीएसटी, और जब भी गवर्नमेंट चाहे तो वो जीएसटी लगा सकती है। ऑलराइट, पर आप कोई अगर इक्विपमेंट लगा रहे हैं, कोई ले रहे हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, वहां पे जीएसटी नहीं है। पर आप कुछ खरीद रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं, तो उसमें सब में आपको देखना पड़ेगा क्या क्या जीएसटी एप्लीकेबल है, दैट हैज टू बी पेड। ऑलराइट, एक जो रीजन आया था कि जीएसटी निल करने का, एक रीजन ये था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो है ही पहले से, तो आप जीएसटी क्यों लगा रहे हो। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एक यूनिक केस हो गया। सो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक्सपैंड हो रहा था नोएडा में। नोएडा में जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने नोटिस भेज दिया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे नहीं करी हमें। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहा कि भाई वी आर अ जॉइंट वेंचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो टीडीएस सॉरी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी शुड नॉट बी एप्लीकेबल। पर यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि नथिंग डूइंग, इट इज द स्टेट के टैक्सेस हैं ये। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, दे वेंट टू सीपी, कनॉट प्लेस के जो बैंक हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के, उनको सीज कर लिया गया। तो इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी, एंटायर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर यूपी वाज पेड बाय द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फॉर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डन इन नोएडा एरिया। Electricity duty in the Constitution of India is a state subject. So every state government has its own electricity duty structure. So हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी, जब 2016 में जीएसटी आया था, जीएसटी काउंसिल के पास चला गया था, तो स्टेट के पास जो पावर्स थी सेल्स टैक्स की, वैट की, वो सारी खत्म हो गई थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हमें रेवेन्यूज चाहिए तो हम कहां से हमें रेवेन्यूज मिलेगी। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग बिहार स्टेट ने, अपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट्स बनाए और अपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट अमेंड करे, बिकॉज दैट वाज द सोर्स व्हिच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो हर स्टेट का अपना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है। मैं कौन कौन से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है वो पढ़ देता हूं। एक है आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1939, असम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1964 अमेंडेड इन 2017, बिहार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2018, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2013, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वैलिडेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एक्ट 2002, गोवा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2012। आप ये देखो 2003 के बाद भी बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट बने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट। फिर गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1958, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2009 में लास्ट अमेंड हुआ था, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट भी है, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1963, कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1959, केरला 1963, मेघालय 1974 अमेंडेड इन 80, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2016, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1949, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2005, उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2016, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2016, त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2019,
तमिलनाडु टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1952, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1984। तो ये स्टेट के अपने अपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है। एंड इफ देयर इज अ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट, देन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हैज टू बी पेड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। सो त्रिपुरा में एक कंपनी थी जिसका नाम था ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड। एंड ओएनजीसी के गैस डिस्कवरीज हुई थी त्रिपुरा में। अब गैस डिस्कवरीज बहुत बड़ी नहीं थी पर काफी सब्सटेंशियल थी, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप ऑयल पाइपलाइन लगाओ, ये वायबल नहीं था। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, जो गैस डिस्कवरीज हुई है उनसे हम थर्मल पावर प्लांट बना देते हैं एंड वी कैन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी। So Odisha Tripura Power Company Limited was created as a joint venture between ONGC and government 7 state northeast की जितनी भी 7 states है उनकी governments के बीच में joint venture था। They started producing electricity। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अपना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2019 बनाया और उसमें यह लिख दिया कि अगर आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करना पड़ेगा। सो ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड वेंट टू हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट। उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, चैलेंजिंग द त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2019। और उन्होंने ये बोला कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट लिस्ट की एंट्री 53 में जो लिखा है उसमें यह लिखा है कि टैक्सेस ऑन कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इंपोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे हम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी से, वो जाके कंज्यूम कहां हो रही है? असम में कंज्यूम हो रही है। When this case came up before the High Court का ये कहना था government can't levy duty on the power producers interstate sale of electricity. This is illegal and unconstitutional. So generation of electricity में ये electricity duty applicable नहीं है। Electricity duty is applicable on consumption of electricity. So अगर आपका solar power plant है और solar power plant आपका राजस्थान में है और वो जो कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वो गुजरात में कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, राजस्थान गवर्नमेंट कैन नॉट इंपोज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कैन बी इंपोज्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट। जहां पे कंजम्पशन है, जहां पे लोड है, जहां पे फैक्ट्री है। सो अगर आपका अगर कैप्टिव पावर प्लांट भी है कहीं पे और आपका कैप्टिव पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, बट यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन महाराष्ट्र का जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है वो एप्लीकेबल हो गया। एंड डबल टैक्सेशन नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में भी कर लिया वहां पे भी कर लिया, जहां पे कंज्यूम हो रहा है वहीं पे करना है। ओके, ऑल राइट। सो दिस वाज क्लियरिफाइड। 11th इज वाटर टैक्स। अगर इफ यू आर प्रोक्योरिंग पावर फ्रॉम अ हाइड्रो पावर प्लांट, सो हमने डिस्कस किया यहां पे कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हाइड्रो पावर प्लांट उत्तराखंड से इलेक्ट्रिसिटी लेगा। उत्तराखंड ने एक एक्ट बना दिया जिस एक्ट का नाम है उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2012। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इवन जो वाटर है उसमें जो टैक्स एप्लीकेबल, वाटर से कोई भी पावर जनरेट होती है उसका जो टैक्स लगाने के जो पावर्स है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो उत्तराखंड ने ये टैक्स लगा दिया। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश ने एक्ट बनाया, हिमाचल प्रदेश वाटर सेस एक्ट 2023, जो 172 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में एप्लीकेबल होंगे। जम्मू एंड कश्मीर ने एक एक्ट बनाया, जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010। अभी रिसेंटली मिजोरम ने बनाया मिजोरम वाटर रिकवरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। फिर सिक्किम का जो रूल्स है वो है सिक्किम फॉरेस्ट लेवी ऑफ नेचुरल वाटर टैक्स रूल्स 2015। अब सिक्किम ने उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और
हिमाचल, इन सब स्टेट्स में अगर आपका हाइड्रो पावर प्लांट है तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको वाटर टैक्स भी पे करना है। सो यू हैव टू ऐड वाटर टैक्स। ठीक है। जो उत्तराखंड का जो एक्ट था, उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसको चैलेंज करने के लिए एनएचपीसी, एनटीपीसी, भागीरथी, जितने भी पावर प्लांट थे, उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में। जो सिंगल बेंच है उत्तराखंड हाईकोर्ट, सॉरी डिवीजन बेंच है उत्तराखंड हाईकोर्ट की, उन्होंने ये बोला है कि ये जो टैक्स है कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हाइड्रो पावर कंपनीज का कहना यह था कि हमसे वैसे भी पहले आपने 12% रॉयल्टी ले लिए, 12 + 1%। तो इफ यू सेट अप अ हाइड्रो पावर प्लांट इन एनी स्टेट, तो हाइड्रो पावर प्लांट को जो 12% इलेक्ट्रिसिटी फ्री देनी पड़ती है उस स्टेट गवर्नमेंट को, नंबर 1। नंबर 2, 1% जो पैसे हैं, जो वट एवर इट इज अर्निंग फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी, 1% दे हैव टू इन्वेस्ट इन लोकल एरिया डेवलपमेंट। सो 13% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है हाइड्रो पावर प्लांट, वो तो वैसे भी हमने स्टेट में दे दिया। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स का कहना था कि हम वैसे ही 13% दे रहे हैं, तो ये जो वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी आपने लगाया है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो आप 13% दे रहे हो, इट इज एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। इट मे बी कंसेशन एग्रीमेंट, इट मे बी पावर परचेज एग्रीमेंट, इट मे बी XYZ एग्रीमेंट। लेकिन जो ये लॉ है उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। सो हाई कोर्ट का ये कहना था कि एग्रीमेंट इज ऑलवेज बिलो लॉ। लॉ, वॉट एवर एक्ट इज बीइंग मेड, इट विल सुपरसीड द एग्रीमेंट। इसलिए द लॉ इज एप्लीकेबल एंड इट इज परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसकी अपील पेंडिंग है फुल बेंच में, या लेटेस्ट पेटेंट अपील। लेट अस सी व्हाट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये मानना है, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की CPSUs इंपैक्टेड है उससे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर है कि दिस टैक्स विच इज बीइंग इम्पोज्ड बाय ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इज नॉट वैलिड एंड इट शुड बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। तो जितनी भी स्टेट हाइड्रो CPSUs है, उन्होंने सबको हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी और उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। Finally, maybe it will reach Supreme Court someday and the final decision will come out whether water tax is viable or not. But as a power management consultant, you have to keep track of it. All right. अब सर आप बोलोगे कि GST देख लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी देख लिया, वाटर टैक्स भी देख लिया, और भी कोई टैक्स है क्या? है कार्बन टैक्स। सो कार्बन टैक्स जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अभी क्लियर नहीं किसको कार्बन टैक्स लगाना है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने गुजरात में स्टार्ट करा, गुजरात ग्रीन एनर्जी सेस एक्ट 2011। तो उसने बोला कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, दे हैव टू पे ग्रीन एनर्जी सो दैट सम ग्रीन एनर्जी फंड कैन बी क्रिएटेड। सिमिलरली गोवा ने लगाया गोवा सेस ऑन प्रोडक्ट्स एंड सब्सटेंसेस कॉजिंग पॉल्यूशन, ग्रीन सेस एक्ट 2013। फिर उत्तराखंड ने भी लगाया उत्तराखंड ग्रीन एनर्जी सेस एक्ट 2014। Then Jharkhand has also come up with the act, Jharkhand Green Energy Cess Act 2021. So if you are working in those states or if you are taking power from those states, you have to be careful. You have to see as a consultant कि यहाँ पे green cess तो नहीं है। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस लगाती है, इसको हम बोलते हैं GST कॉम्पनसेशन सेस ऑन कोल, जो आज की तारीख में 400 रुपए पर टन है। वो भी कम ज्यादा बढ़ सकता है। One more thing is there, as per Energy Conservation Act 2001, which was amended in 2022, इसमें भी प्रोविजंस हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे मैंडेट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे मैंडेट्स लगा सकती है कार्बन टैक्स के। सो यू हैव टू चेक, जो आपकी नेक्स्ट चेकलिस्ट होगी, स्टेट कार्बन टैक्स क्या है या सेंट्रल कार्बन टैक्स क्या है, वो भी आप चेक कर लेंगे। अब ये तो बहुत बात हो गई लॉन्ग टर्म पावर प्रोक्योरमेंट की। लेट अस अज्यूम शॉर्ट टर्म पावर प्रोक्योरमेंट है या मीडियम टर्म पावर प्रोक्योरमेंट है। लेकिन आप क्वेश्चन ये होगा कि सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में क्या डिफरेंस है? देयर इज अ डिफरेंस। एंड जब एन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 वाज बीइंग मेड, तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन जो हमने सोचा था उस समय, वो मैं आपको बता देता हूं।
उनका ये था क्लियर कि 3 years to 25 years इज लॉन्ग टर्म. सो आज के बाद कोई पावर सेक्टर में आपसे बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म, बी क्लियर. लॉन्ग टर्म का मतलब है 3 years to 25 years. दिस इज द थंब रूल, रिमेंबर देयर आर एक्सेप्शंस. कुछ कुछ केसेस में रेगुलेशन में कुछ एक्सेप्शंस दिए, पर जो जनरल रूल है यही है. 3 years to 25 years इज लॉन्ग टर्म. अगर कोई आपसे बोलता है आई वॉन्ट पावर फॉर 5 years या 6 years, 10 years, समझ लो लॉन्ग टर्म पावर चाहिए उसको. तो आप लॉन्ग टर्म पावर के लिए क्या बोलोगे? गो टू द जनरेटिंग कंपनी, नेगोशिएट एंड अराइव एट अ वॉट एवर प्राइस, या फिर ओपन कॉम्पिटेटिव बिडिंग, वॉट एवर इज द प्रोसीजर. सेकेंड, मीडियम टर्म का क्या मतलब है? मीडियम टर्म मीन्स 3 months to 3 years. सो इफ समबडी सेज दैट 3 months के लिए मुझे पावर चाहिए, तो बोला ही वॉन्ट्स मीडियम टर्म पावर, या 1 year के लिए पावर चाहिए मुझे. मे बी हिज सोलर प्लांट के लिए उसने ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर दिया है. द सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर सेज कि भाई 1 year में आई विल सेट अप योर सोलर प्लांट. सो व्हाट बिफोर दैट सोलर प्लांट द कमीशंस, सीओडी जब अचीव करेगा, उसके बीच में भी तो पावर चाहिए ना 1 साल के लिए. वो मीडियम टर्म पावर चाहिए आपको मार्केट से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म का मतलब ये है 15 मिनट से लेकर के 15 minutes to 3 months is the meaning of short term. So if somebody says I want a power for 1 hour peak hour, it is short term power procurement. If somebody says I want power for 2 days or 1 month, it is short term power procurement. All right. अब कोई एंटिटी आपको बोलती है कि यार मैं 50 megawatts का सोलर प्लांट बिहाइंड द मीटर लगाना था इनको, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. तो उन्होंने बोला यस, आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बना करके और बिड अवार्ड कर दी कि यार दिस सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर विल सेट अप 50 megawatts ऑफ सोलर प्लांट. बट ही सेज कि सर 1 साल बाद मैं आपको कमीशन करके दे दूंगा, यू विल बी एबल टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी. बट 1 साल का तो इंटरग्रिम पीरियड है, बीच का पीरियड है, उसमें आप क्या करोगे? चलो ऐसा है कि अभी पता नहीं कि कब सोलर, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग. आप पावर की प्लानिंग कर रहे हो, बट आपको ये पता है कि करीब 4 साल में मुझे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, आपने उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्लांट से डिस्कशन कर लिया कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 100 megawatts ऑफ हाइड्रो पावर देना. हाइड्रो पावर ने बोला कि सर विद इन लाइक मे बी 3 years वो जल्दी बना रहा है, फास्ट बना रहा है, उसके पास सब कुछ है, सारी परमिशंस है, तो विद इन 2.5 years आई विल गिव यू हाइड्रो पावर. लेकिन 2.5 years के लिए भी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो व्हाट यू डू, यू गो टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर. एक तो आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन 2.5 साल के लिए आप गए इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर के पास, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर विल प्रोवाइड यू वॉट एवर, विल अरेंज इलेक्ट्रिसिटी फॉर यू, and you have to pay certain commission to him, which is called trading margin. So next thing which you have to write is 14th item will be trading margin, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर को पे करना पड़ेगा मीडियम टर्म पावर प्रोक्योरमेंट करने के लिए. लॉन्ग टर्म पावर प्रोक्योरमेंट जब होता है, इन दैट केस यू गो डायरेक्टली टू द जनरेटिंग कंपनीज एंड डू पावर परचेज एग्रीमेंट और प्रोक्योरमेंट. लेकिन अगर मीडियम टर्म पावर आपको रिक्वायरमेंट होती है, देन देयर इज अ एंटिटी व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर. यू गो टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर एंड देन यू आस्क हिम, रिक्वेस्ट हिम कि मेरे को मीडियम टर्म पावर चाहिए. ऑल राइट. लेकिन आप बोलोगे कि नहीं नहीं सर, मेरा सोलर पावर प्लांट का ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बड़ा फास्ट है, वो 6 महीने में आपने बोला कि 2 महीने में लगा देगा सर, ओनली 2 months. ऑल राइट. या आपका ये भी है कि जो फ्लाइट्स आती हैं वो शाम के वक्त बहुत ज्यादा आती हैं, शाम को बहुत ज्यादा रश होता है, तो मेरे को वो 3 घंटे के लिए मतलब थोड़ा सा ज्यादा पावर चाहिए. देन व्हाट डू यू डू? ये शॉर्ट टर्म हो गया ना. 15 minutes to 3 months इज शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास क्या है? पावर एक्सचेंजेस. सो यू गो टू पावर एक्सचेंजेस एंड यू से कि 4 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, and then power exchange will give you electricity for 4 hours. What it will charge is exchange charges. So next is exchange charges. So medium term के लिए जो 14th item जहां हमने डिस्कस किया, वहां पे आपको ट्रेडिंग मार्जिन पे करना है. शॉर्ट टर्म पावर प्रोक्योरमेंट के लिए आपको एक्सचेंज चार्जेस पे करना है.
ऑल राइट। लेकिन आपने फिर आपका सोलर पावर प्लांट कमीशन हो गया 50 मेगावाट का बिहाइंड द मीटर, इसमें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एंड आपको आपने जानबूझ के उसको थोड़ा सा ना ओवरसाइज कर लिया, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसका 3 टाइम्स बना लिया आपने। लेकिन वो पावर तो सोलर आवर्स में ही अवेलेबल है आपको। So it will be भाई it will be available on day time only. It will not be available in the night time. Flights तो रात में भी आएंगी ना 24 hours. The airport will run 24 hours. It will not run only for daytime. What will you do? You have an option कि what you can say the discom कि सर एक काम करिए, मैं ना 3 times I will oversize my solar power plant. If I require a solar power plant, if I require 50 megawatts, I will oversize and make 150 megawatts का solar power plant. जो एक्सेस एनर्जी मैं जनरेट करूंगा वो डे टाइम में मैं डिस्कॉम को दे दूंगा ग्रीन एनर्जी, रात में आप मुझे दे दीजिए। डिस्कॉम सेज वेरी वेल, आई विल डू इट, बट देन आई विल चार्ज समथिंग टू यू। और मैं चार्ज कैसे करूंगा? बार्टर सिस्टम से करूंगा। सो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप मुझे दोगे उसका 5%, 6%, 7% डिपेंडिंग ऑन द स्टेट विच यू आर लिविंग, उतना आई विल कीप इट विथ माई सेल्फ। So if you are giving 100 megawatts of electricity, if you are injecting 100 megawatts of electricity in my grid, NPCL और जो भी डिस्कॉम है, I will return back you in the night 95 megawatts only. जो 5 megawatts है वो मेरा होगा बैंकिंग चार्जेस। सो पैसे में मैं नहीं लूंगा, लेकिन बैंकिंग चार्जेस जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो मैं अपने पास रख लूंगा। आई विल यूज इट, आई विल टेक इट फ्रॉम माई अदर कंज्यूमर्स। इसको बोलते हैं 16th आइटम हो गया बैंकिंग चार्जेस। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बन रहा था और जब ओपन एक्सेस डिसाइड कर लिया गया था, ओपन एक्सेस का मतलब यह है कि सारी ट्रांसमिशन लाइंस, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज द ट्रांसमिशन लाइन। एनीबडी एंड एवरी, जिस तरह से आप रोड यूज करते हो अपनी गाड़ी चलाने के लिए, नोबडी सेज कि आप रोड यूज मत करो। सिमिलरली आप अपने इलेक्ट्रॉन्स भी किसी भी जो ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो जब ये ओपन एक्सेस डिसाइड हुआ इन 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तब डिस्कॉम्स को एक चैलेंज था। डिस्कॉम्स का ये चैलेंज था कि एज ऑफ नाउ देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। एक तो है एग्रीकल्चर कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर। इट इज अज्यूम्ड एंड प्रिज्यूम्ड कि जो एग्रीकल्चर कंज्यूमर है एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, देयर कैपेसिटी टू पे इज लो, एंड जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स है उनकी कैपेसिटी पेमेंट करने की हायर साइड पे है। तो जनरली व्हाट डिस्कॉम वर डूइंग इज कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को वो हायर टैरिफ चार्ज करती थी और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर को लोअर टैरिफ चार्ज करती थी, और जो हायर टैरिफ मिलता था उस टैरिफ से उसको सब्सिडाइज कर देती थी। So effectively, if you are domestic consumer, industry somewhere running or commercial establishment was subsidizing your electricity, and we call it cross subsidy. जैसे ही आपने ओपन एक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो मेरे डिस्कॉम का कहना है, जो मेरे हाई पेइंग कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, दे विल ऑल गो and procure electricity from a generating company from Rajasthan or Madhya Pradesh or any by XYZ place using the facility of open access. And इसको हम बोलते हैं चेरी पिकिंग। कोई डोमेस्टिक कंज्यूमर को लेके नहीं जा रहा, सब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका टैरिफ हाई है ना, उनको ज्यादा सेविंग होगी एंड दे हैव पेइंग कैपेसिटी। अब अगर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर मेरा जाके बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है तो वो क्रॉस सब्सिडी तो मेरे को मिलेगी नहीं। हाउ विल आई क्रॉस सब्सिडाइज द इलेक्ट्रिसिटी, और हाउ विल आई गिव इलेक्ट्रिसिटी इन अ डिस्काउंटेड प्राइस टू द डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर? दैट वाज द कंसर्न ऑफ द स्टेट डिस्कॉम्स। इसको कंसर्न को देखते हुए एक चार्ज इंक्लूड करा गया, जिस चार्ज को बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज का मतलब यह है कि जो भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर ओपन एक्सेस की फैसिलिटी लेके बियॉन्ड डिस्कॉम, इफ इट इज बाइंग पावर, देन इट हैज टू पे अ क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज सो दैट एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कैन बी सब्सिडाइज्ड. There is no loss to the discom.
and that is provided under section 42 subsection 2 of the Electricity Act. लेकिन डिस्कॉम उससे भी खुश नहीं थे। तो नेक्स्ट कंपोनेंट 17th कंपोनेंट हमारी होगी क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। आपको देखना पड़ेगा किस स्टेट में क्या है, ठीक है। पर डिस्कॉम सिर्फ इतने क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज से खुश नहीं थे। उनका यह कहना था कि व्हाट अबाउट माय स्ट्रैंडेड कैपेसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैंडेड कैपेसिटी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 90 मेगावाट्स मध्य प्रदेश से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट से ले रहा है, 90 मेगावाट्स। बीएसईएस और टाटा पावर ने कीपिंग इन व्यू द ग्रोथ ऑफ मेट्रो, कीपिंग इन व्यू द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर्स, पहले से 25 इयर्स के पावर परचेज एग्रीमेंट एनटीपीसी, सतलुज जल विद्युत निगम, एनएचपीसी से कर लिए हैं कि हम आपसे पावर लेंगे। अब अगर 90 मेगावाट्स का लोड शिफ्ट हो जाता है मध्य प्रदेश, तो जो पावर परचेज एग्रीमेंट है एनटीपीसी के साथ, उसका क्या होगा? एनटीपीसी सेइंग कि भाई मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूं, एनएचपीसी सेइंग आई एम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर यू। आप लो या नहीं लो, आपको पावर परचेज, आपको कॉस्ट देनी है, पैसे। पावर परचेज एग्रीमेंट में लिखा है ये, यू हैव टू पे वेदर यू टेक इट और यू डोंट टेक इट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंडेड कैपेसिटी। सो 90 मेगावाट की मेरी स्ट्रैंडेड कैपेसिटी होगी, उसका मेरे को पे करना है बिल जनरेटिंग कंपनी को। सो हु विल टेक केयर ऑफ, सो जो मेरे लॉन्ग टर्म पीपीए के फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका टेक केयर कौन करेगा? इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया और वो सॉल्यूशन था एडिशनल सरचार्ज। तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स फॉर एडिशनल सरचार्ज। अगर स्ट्रैंडेड कैपेसिटी है तो द डिस्कॉम, द रेगुलेटरी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल डिसाइड कि एडिशनल सरचार्ज कितना देना है। उस हिसाब से एडिशनल सरचार्ज हैज टू बी पेड इफ यू आर टेकिंग ओपन एक्सेस। ऑलराइट, अब एक नया रूल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने ये बोला कि जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज है, वो इट शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई। ऐसा नहीं है कि 5 रुपए की बिजली तो आपने 5 रुपए का एडिशनल सरचार्ज, कॉस्ट सरचार्ज लगाया, नॉट अलाउड। इट ओनली कैन बी 20%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 5 रुपए पर यूनिट बिजली है तो 1 रुपए हो सकता है अपना एडिशनल सरचार्ज क्रॉस सब्सिडी साथ मिला करके। दैट हैज बीन क्लियर। ऑल राइट, छत्तीसगढ़ में देयर वाज अनदर चैलेंज। अनदर चैलेंज ये था, सो कैप्टिव पावर प्लांट, थर्मल कैप्टिव पावर प्लांट्स थे। दे वांटेड सर्टेन फैसिलिटी फ्रॉम द ट्रांसमिशन कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और वो फैसिलिटी ये थी कि आई विल रन माई बिहाइंड द मीटर थर्मल पावर प्लांट या कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट पैरेलली टू द डिस्कॉम्स। व्हाई? सो जो इलेक्ट्रिकल पॉल्यूटेंट्स है ना, मुझे वो फैसिलिटी चाहिए थी कि भैया आप एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मोनिक्स एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस कर लीजिए, माय इंप्रूवमेंट इन माय पावर फैक्टर हो जाए, मीटिंग फ्लक्चुएशंस में मेरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल जाए, प्रोवाइडिंग रिलेटिव पावर सपोर्ट। ये सारी फैसिलिटीज चाहिए थी डिस्कॉम से और ट्रांसमिशन कंपनी से। तो रेगुलेटरी कमीशन ने बोला अगर आपको ये सारी फैसिलिटी चाहिए तो आपको चार्जेस दे दो इनको, एंड उन चार्जेस का नाम रखा गया पैरेलल ऑपरेटिंग चार्जेस। वी कॉल इट ऑल्सो ग्रिड सपोर्ट चार्जेस। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई उस स्टेट में कोई पैरेलल ऑपरेटिंग चार्जेस या ग्रिड सपोर्ट चार्जेस तो नहीं है जो आपको पे करने हैं इंडस्ट्री को। ऑल राइट, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इसको बोलते हैं अदर ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो 19th आइटम आपको जो देखना है वो दिल्ली में एक और चैलेंज थी। दिल्ली में ये चैलेंज था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज टेकिंग पावर फ्रॉम रीवा, या चलो जेवर एयरपोर्ट से वो उत्तराखंड से अगर पावर ले रहा है, तो एनपीसीएल सेइंग या फिर ट्रांसमिशन कंपनी सेइंग कि सर मैंने तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, उसको मेंटेन भी कर रहा हूं मैं, सो दैट यू गेट एवरीथिंग, एंड आई कैन नॉट स्टॉप द रेलवेज। एसेंशियल सर्विस है ना, दिल्ली मेट्रो रेल को तो मैं रोक नहीं सकता ना। इफ फॉर एनी रीजन
there is a outage in the generation, outage in the transmission or any other XYZ की पावर नहीं आ रही है, तो POLR का काम करता है ये, जिसको बोलते हैं प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, POLR. So as a POLR, a DISCOM has to pay, DISCOM has to supply electricity. So I have done investment in infrastructure, system strengthening भी मैं कर रहा हूं कम से कम, instant power in emergency I am providing. So I should get, as a DISCOM, I should get a standby charges. So Delhi ने बोला ठीक है, आपको एक काम करते हैं, हम स्टैंड बाय चार्जेस दे देते हैं. तो नेक्स्ट चार्ज यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज स्टैंड बाय चार्जेस. ओके, सो ये 20 चार्जेस आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा. आप एज अ कंसल्टेंट आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ऑलराइट, कि जो मेजर जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो कॉस्ट फैक्टर क्या क्या है. लेकिन इनके अलावा भी अराउंड 11 other charges are there which will be discussed in the next part. Part 2 में हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या 11 चार्जेस हैं, एंड उसमें आएगा रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, सोलर नॉन सोलर, एप्लीकेशन फी, डिविएशन चार्जेस, एडिशनल डिविएशन चार्जेस, इंस्पेक्शन, सेस, टाइम ऑफ डे टैरिफ, लाइसेंस फीस, मल्टी ईयर टैरिफ. सो ये काफी सारी चीजें हैं, ये पार्ट 2 में वी विल डिस्कस. सो विद दिस I conclude the session for today. We are winding up the session. Happy learning, happy networking, keep sharing, keep shining. Look forward to see you in the next session. Next session में हम लोग फाइनलाइज पूरे जो फाइनेंस का जितना भी पोर्शन है, टैक्सेस का, टैरिफ का, वो कंप्लीट कर देंगे. So hope this is useful to you. So thank you so much. Have a nice day.